नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बार फिर 30 हज़ारी न्यायालय परिसर में लेकर आए हैं और मुद्दा वही है दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव। जैसा कि विदित है कि ये चुनाव 24 अगस्त को होने थे। किन्हीं कारणों से ये चुनाव तब रद्द करने पड़े और इसी को लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है और माना जा रहा है कि चुनाव 15 सितंबर को करवा दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी इस बातों में कहीं ना कहीं हमें संदेह लग रहा है, संशय लग रहा है कि शायद ये चुनाव 15 सितंबर को भी हो पाएँ या नहीं। इसी बात को लेकर हम आज 30 हज़ारी न्यायालय परिसर में आए हैं और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से विचार जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये चुनाव रद्द हुए और क्या कारण है कि अभी भी यहाँ पर इस बात का संदेह माना जा रहा है कि 15 सितंबर को चुनाव होंगे या नहीं। इसी बीच में हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता वीर प्रकाश जी हमारे साथ में हैं। चलिए बात करते हैं उनसे और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण रहे कि ये चुनाव रद्द हुए और क्यों इस तरह की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है कि शायद 15 तारीख को भी चुनाव ना हो पाए। वीर प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू जी। सर, 15 सितंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, अभी भी ऐसा कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि शायद ये चुनाव 15 तारीख को भी ना हो। देखो जी, डर तो लगने वालों को लग रहा है। मेरी तो ये उम्मीद है कि क्योंकि ये 30 हज़ारी दिल्ली बार एसोसिएशन एशिया की सबसे बड़ी बार रही है, इसका एक अपना महत्व रहा है। मैं उस समय से यहाँ वकालत में हूँ 1985 से, जब ये अकेली बार हुआ करती थी। इसको मदर बार भी हम बोलते हैं। उसके बाद इसकी बाइफिकेशंस हो गई, बहुत जगह चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कम से कम 5366 के करीब इस समय लीगल वोटर्स जो हैं वो हैं और जो अपना वोटिंग का इस्तेमाल एक अच्छी बार चुनने में करेंगे। और वो 2 साल से इस इंतज़ार में थे क्योंकि कोरोना टाइम में कुछ काम हो नहीं पाए वकीलों के, काफ़ी ट्रेजेडीज़ भी हुई, काफ़ी परेशानियाँ भी आई वकीलों को, यंग वकील्स को आई, सीनियर्स को आई, काफ़ी वकील हमारे दोस्त चले भी गए इस चक्कर में। इसका झेलते हुए इस बीमारी को झेलने के बाद भी एक ये मौका आया था जो एक बहुत अच्छा मौका था। लेकिन उस दिन 24 तारीख को 24 अगस्त को जो सिस्टम था यहाँ वो कंप्लीट फेल हो गया सिस्टम, क्योंकि कमीशन जो था, इलेक्शन कमीशन था, उसने जो इंतज़ाम किए हुए थे वो बहुत एक नॉर्मल उससे इंतज़ाम कर दिया। उसने ये देखा कि इतने बड़ी संख्या में वोटर्स आएंगे, सपोर्टर्स होंगे, 100 के करीब कैंडिडेट्स हैं, उनके सपोर्टर्स भी अगर 5-5, 10-10 सपोर्टर भी हो गए तो 1000 तो वही कैंडिडेट हो गए, वही वोटर्स हो गए, इलेक्शन वाले हो गए, एडवोकेट्स हो गए, फिर कुछ जो शौक़ से देखने आएंगे। एक मेला होता है तो एक किस्म का कि 30 हज़ारी बार का सबसे बड़ा मेला जो है वो यही था। ये सिस्टम इसलिए फेल हो गया, उस दिन एक तो गर्मी बहुत थी, एक जगह बहुत कंजस्टेड बना दी थी। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं देखा कि भाई इस जगह को हम थोड़ा, स्पेस बहुत था हमारे पास, पूरी पार्किंग को अगर स्पेस बना के करते, कैंडिडेट्स का अलग खड़ा होने का इंतज़ाम करते, सारी चीज़ें को करते जो पहले होता हुआ है। इलेक्शन बहुत अच्छे से होते थे इलेक्शन यहाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये मदर बार एसोसिएशन है, बावजूद इसके भी इतने इस चुनावों को बिल्कुल लाइटली सा लिया गया और अंततः वो कैंसिल हुए। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है कि इतनी बड़ी बार एसोसिएशन का चुनाव रद्द करना पड़ा और ये पूरी इसके बार एसोसिएशन के इतिहास में भी है कि तीसरी बार हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ कि तीसरी बार हुआ है। तो जो आप जैसे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो सीनियर लोग हैं, क्यों नहीं आप इस चीज़ को संज्ञान में लेते, इसके लिए कोई पैरामीटर्स बनाए जाएँ? क्योंकि लोगों की नज़रें, आप लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं और आम जनता का आप पे भरोसा है और वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि इनकी एसोसिएशन में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर डिलेज हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बुद्धिजीवी वर्ग में एक चर्चा का विषय भी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, निस्संदेह बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है और हम न्याय भी दिलाने में सक्षम हैं, न्याय दिलाते हैं, हर तबके को न्याय दिलाते हैं। अपने लिए जब टाइम आता है लड़ाई का तो ये ऐसा मौका आ जाता है कि लोग बाग हमारे पे ये उंगली उठाने लग जाते हैं, ये अपना ही नहीं कर पा रहे। लेकिन वो कुछ कारणों से सिस्टम से ख़राब हो जाता है, सब पे उस पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक 2-4
गलतियाँ ये हैं कि जो इलेक्शन कमीशन बनाया था वो इतना सक्षम नहीं था, वो एक्सपीरियंस नहीं था। नए इलेक्शन कमीशन बना दिया, उन्होंने सोचा बहुत लाइटली हो जाएगा काम। ये लाइटली इसलिए हो जाएगा कि लोग बाग शर्म कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद इलेक्शन हो रहा है, मेला लगा हुआ था, प्रचार में लगे हुए थे सब कैंडिडेट्स, दूर दूर तक आप देखो होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, कितना पैसा बहाया जा रहा था, लेकिन जो अंदर की समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि ये काम भी हो सकता है। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली अपडेट न्यूज़ चैनल के अंदर। हम आपके साथ आज कुछ मुद्दों को साझा करना चाहेंगे कि दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव जो गत 24 तारीख को हुए थे वो कैंसिल करने पड़े और आगे ये 15 तारीख को होने हैं, 15 सितंबर को। कि हम जानना चाहेंगे कि उस वक्त क्या वजह रही कि ये चुनाव एट ए टाइम कैंसिल करने पड़े। 24 तारीख को जो अरेंजमेंट था वो इतना बुरा अरेंजमेंट था, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था कि वहाँ पर क्योस हो गया। वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई सेपरेट लेडीज़ की या बुज़ुर्गों की कोई लाइन नहीं थी, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था। वहाँ पे अगर जो वोट डालने के लिए स्लिप होती है वो स्लिप लोगों की मिसिंग थी, वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था वहाँ पे, इतना ज़्यादा क्योस हो गया जिसके कारण वहाँ पे और कोई तरीका ही नहीं था सिवाय इसके कि इलेक्शन को कैंसिल करा जाए और इसका दोबारा रीपोलिंग हो। तो नितिन जी, क्या ये मान के चले कि जो 15 तारीख को चुनाव होना है उसकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और वो चुनाव कैसे होगा? ऐसा है कि हमारा जो ये बार है दिल्ली बार एसोसिएशन, इसमें हम एक चीज़ से बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं और हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप एक हाई पावर्ड कमेटी बने और वो इस इलेक्शन को कंडक्ट कराए। और उस हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसमें 7 लोग हैं और उन लोगों ने अब इस बात का जिम्मेवारी ली है कि अब वो 15 तारीख को इलेक्शन कराएंगे इसका। तो हमें अभी जो जानकारी मिली है कि जो इस बार चुनाव होंगे वो दोबारा से एक बार फिर बैलेट पे आ जाएंगे, बैलेट सिस्टम से होंगे। पहले तो ईवीएम से माध्यम से होने थे, बैलेट से होने से किस तरह की और चैलेंजेस बढ़ जाएंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है कि बैलेट से चुनाव होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं। सबसे बड़ी परेशानियां तो पोलिंग के वक्त होती है और उसके बाद जो सबसे बड़ी परेशानी होती है काउंटिंग के वक्त होती है। तो हम लोगों ने सबकी यही डिमांड है कि ईवीएम से हो और जो हाई पावर्ड कमेटी उन्होंने कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले ईवीएम्स आई थी और अब जो मुझे पता लगा कि ईवीएम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया है। हालांकि उन्होंने उनको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी करी है, हम भी उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। हम भी हो सकता है कोई हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन दिलवाएं कि भाई आप ये प्रोसेस जो आपने इनिशिएट करा था ईवीएम का हमें देने का, इसको पूरा करें। कोशिश ये रहेगी, लेकिन अगर बाई चांस हाई कोर्ट से ऑर्डर के बाद भी या किसी वजह से नहीं आती तो हमें उम्मीद है कि जो ये हाई पावर्ड कमेटी है इसको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, ईमानदारी से फेयर इलेक्शन होगा और जो भी कैंडिडेट पॉपुलर होगा, जो भी कैंडिडेट ऐसा है जो बार के वेलफेयर के लिए है, जिसको लोग लाइक करेंगे, वो विजयी होगा। नितिन जी, आप भी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट हैं, तो आपको वोट क्यों दिया जाए ये बताएंगे? सर, मेरे पूरा जो भी कैंपेन रहा है वो सिर्फ एक बात पे रहा है कि इस बार में मेरी पोस्ट पे 7 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। सब अच्छे हैं, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपको ऐसा कैंडिडेट चुनना है जो बार के हित में हो, उसके वेलफेयर के बारे में सोच सके, जो किसी नीयत से आए कि आप कुछ बार में ऐसा करना चाहते हैं जो कि यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं या जो कि आपके सामने ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप उसको एड्रेस ही नहीं कर पाते हैं, आपका विज़न ही नहीं है। एक विज़न के साथ ही यहाँ पे आए और उन प्रॉब्लम्स, हमारे जैसे नए छोटे भाई बहन आ रहे हैं उनके लिए कोई वर्किंग स्पेस नहीं है प्रॉपर, हमारे यहाँ पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, जुडिशल ऑफिसर्स की एक प्रॉब्लम रहती है कि वो जो पहले कॉपरेशन रहता था वो नहीं मिलता आजकल, वो आप जो है ना वकीलों से कई बार बदतमीज़ी कर लेते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरीज़ है, उसमें प्रॉपर वाईफाई नहीं है। पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये वाईफाई एनेबल्ड होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लॉयर्स हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ना कंसल्टेशन रूम्स होने चाहिए। यहाँ पे कोई इस तरीके के जैसे लॉयर्स एकेडमी होनी चाहिए, जैसे जुडिशल एकेडमी के तर्ज पे, ताकि उसमें कोई और ये अपने इंटरेक्शन हो जुडिशल ऑफिसर से, सीनियर से, और एक कॉर्डियल रिलेशन बने, पूरी बार में एक माहौल बने, जिसकी वजह से जो कि कहीं ना कहीं अभी कमी है
और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब चीज़ें हैं कि वो सब इश्यूज़ हैं वो एड्रेस करने। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको चूज़ करने का कोई आपको मापदंड रखना पड़ेगा, और वो मापदंड में या हमेशा हर आपने जो भी मेरे से पूछता सबको ये कहता हूँ कि आप एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए। रिपोर्ट कार्ड में आप उसमें अपने क्राइटेरियाज़ रखिए। आप रखिए कि इसका बाहर में कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, जो आप जिसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं उसने कभी बाहर में सर्व किया है या नहीं किया। सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही होना चाहिए, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। जो आदमी बाहर में प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसका क्या एक्सपीरियंस है, फिर उसने अगर बाहर में सर्व किया तो किस पोस्ट पे करा है, और उसका जो टेन्योर था वो कैसा रहा, उसने बाहर के कुछ करा है या अपने लिए कुछ करा है, उसके टेन्योर को आपको नंबर देने पड़ेंगे। उसके अलावा उसका क्या विज़न है बार के प्रति, ये सब चीज़ों का आप एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए और रिपोर्ट कार्ड में आप नंबर दीजिए सबको, और उसमें अगर मैं डिस्टिंक्शन से पास होता हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी बीच में हमारे साथ में एक और कंटेस्टेंट है, ये कंटेस्टेंट है लेडी एग्जीक्यूटिव के लिए, मिसेस सदाफ। मैडम आपका इंट्रोडक्शन। Yes, I am Sadaf, contesting for lady member in DBA. तो क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आपको वोट दिया जाए? एक्चुअली में जो भी वोट अगर हम कोई भी किसी भी पोस्ट पे अगर दिया जाता है तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि वो डिज़र्विंग पर्सन है या नहीं, क्योंकि अगर हम आज किसी को भी वोट दे देते हैं और कल उसका हमें इफ़ेक्ट मिलेगा। अगर हम किसी एक अच्छे इंसान को देते हैं जिसको हमें लगता है कि वो आगे जाके काम करेगा तो वो इफ़ेक्ट डालेगा, और अगर हम किसी गलत इंसान को किसी भी लालच में आके अगर कोई वोट दे देते हैं तो वो बैड इफ़ेक्ट डालेगा आगे जाके। सदाफ जी, कि जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ी फैटर्निटी है, वकीलों की फैटर्निटी के अंदर भी आपके लिए कैटेगरी रिजर्व करनी पड़ी महिलाओं के लिए, तो क्यों नहीं महिलाएं आगे आती इस फैटर्निटी में भी रिफॉर्म्स के लिए? एक्चुअली में क्या है कि लड़कियां जो है यहाँ महिलाओं की अब जो संख्या बढ़ती जा रही है, पहले इतनी थी नहीं, तो इस वजह से उन लोगों ने जो है हमारी जो बार ने या जैसे भी है उस टाइम लेडी मेंबर की एक सीट रिज़र्व करी थी। लेकिन जो एक लेडी मेंबर की सीट रिज़र्व करी है, क्योंकि मैं जितने लोगों के पास भी जाती हूँ वो मुझसे पूछते हैं कि मैडम आप क्या करेंगी, तो मैंने उनको बताती हूँ भाई मेरे प्रोपोगंडिस क्या क्या हैं लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए, तो वो मतलब कि इस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं कि अरे नहीं मैम आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लेडीज़ को तो कुछ करने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि लेडी मेंबर की एक बहुत छोटी सीट है, आपकी कौन सुनेगा, आप लास्ट में हमें यही बोलेंगी। तो मैंने उनसे यही कहा कि नहीं सर, ऐसा आज तक हुआ होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, और लेडी मेंबर चाहे एक छोटी सीट है, छोटी सीट पे भी आके अगर चाहे उसके अंदर जज्बा है तो वो काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। रश्मि बहल जी हैं, ये कोषाध्यक्ष पद के लिए हैं। रश्मि जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। वही प्रश्न, एज अ महिला आप कितना कुछ देखती हैं कि इस एसोसिएशन के अंदर, इस बार एसोसिएशन में कितना रिफॉर्म्स और कौन कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? लेडीज़ के लिए एक्चुअली ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन टाइप एक हो चुका है। अभी हम कंटेस्टेंट जितने भी हैं उनमें लेडीज़ की भी अच्छी संख्या है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं ट्रेजरर पे हूँ, सदफ लेडी मेंबर पे हैं, सेक्रेटरी पे भी इवन एक लेडी हैं, एडिशनल पर भी हैं, जॉइंट पे भी हैं। तो ये एक चेंज हो रहा है ट्रेंड, और होना भी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ और अगर हम जेंट्स की बात करें तो हमारा जो प्रोफेशन है वो जेंडर बेस्ड नहीं है। चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स हैं, हम सब इक्वल हैं, और हम इक्वली एक दूसरे को हमें देखना भी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ ये लेडी है तो नहीं भैया नहीं, लेडी को ये सीट पे नहीं आना चाहिए, तो ऐसी सोच रखनी गलत है। तो हम कंधे से कंधा मिला के अगर हम अपने घर पे भी चल रहे हैं तो हम समाज में भी चल रहे हैं और यहाँ भी हम चलेंगे। तो बार एसोसिएशन के अंदर रिफॉर्म्स के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? बार एसोसिएशन के लिए आप ये देखिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो पोस्ट है वो ट्रेजरर के लिए है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी फ़ंड हमें रिलीज़ होता है इस एसोसिएशन के वर्क के लिए, वेलफेयर के लिए, तो वो एक अच्छी जगह पर यूटिलाइज़ हो। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की जिस जगह पे ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे अभी पहले एक मैम ने इंटरव्यू आपको दिया, वो कहा कि यहाँ पर गंदगी बहुत है, तो ये बात हम सबको पता है कि हम एक इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी बार है और इसको मदर बार भी हम कहते हैं। यहीं से काफ़ी सारी
कोर्ट्स निकली हैं। तो हमें सबसे पहले ये बेस जो है हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है, यानी अब तक जो नहीं हुआ वो हमें अब आगे करना है। इसकी साफ़ सफाई पे हाइजीनिक होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सीटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इवन मैं तो कहती हूँ जो पार्क भी यहाँ पर हैं उनको भी अच्छे से होना चाहिए, कि कई बार क्या होता है हम लोग चैम्बर में या हम हॉल में हमारी सीट है तो हम ऊब जाते हैं वहाँ बैठे बैठे, तो एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में भी दिल करता है बैठने का, तो हम थोड़ा वहाँ भी रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। के बीच में हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता जी हैं। सुरेश कुमार गुप्ता जी पिछले 54 सालों से इसी 30,000 कोर्ट प्रोमाइसिस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनसे और जानना चाहेंगे कि कुछ खास मुद्दे। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी की किस तरह के चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये दिल्ली जो बार एसोसिएशन है, ये बार एसोसिएशन है 30,000 की, ये एशिया की एक जानी मानी एसोसिएशनों में आती है, लेकिन जिस तरीके से जो पिछले गत माह पे इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुए हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी के अंदर भी अगर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पूरा नहीं किया जा सकता तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। देखिए लास्ट टाइम जो जी 24 तारीख को मिसमैनेज हुआ और जिसकी वजह से ये इलेक्शंस कैंसिल हुए, पोस्टपोन हुए। अब हाई पावर्ड कमेटी आ गई है जी और बहुत सीनियर मेंबर्स की कमेटी है। बिल्कुल इलेक्शंस जो है जी आई एम होपफुल कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा। और जहाँ तक चैलेंजेस है जी इस टाइम सबसे ज़्यादा तो जो यंगस्टर्स आ रहा है जी, उसके लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें। कंसल्टेशंस रूम्स, उनके लिए लाइब्रेरी, और कोई ना कोई, मैं तो ये भी अब आगे जो मैनेजमेंट है उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ सीनियर से रिक्वेस्ट करके कुछ थोड़ा बहुत टाइम उन बच्चों के लिए स्पेयर करवाएं। इसी बीच में हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट राजीव गर्ग जी हैं, ये सचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राजीव जी, ये जो पीछे 24 अगस्त को चुनाव कैंसिल हुए हैं, अब क्या ये माना जाए कि 15 तारीख को चुनाव हो पाएंगे? सर, कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है जो नहीं चाहते हों, लेकिन 90% लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो जो हमारा मेन पर्पज़ है एडवोकेसी, वकालत, उसको हम कर सकें। तो अब जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट, जिनकी कमाइयों का ही सोच है खाली कि पैसा कमाना है, वो नहीं चाहते तो उसका वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इलेक्शन कमीशन और हमारे यहाँ जो हाई पावर कमेटी बनाई है, दे विल डिसाइड देमसेल्व्स कि व्हाट दे विल डू। सर, इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी का जो चुनाव था वो रद्द होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि इतिहास में तीसरी बार अगर इस बार एसोसिएशन का चुनाव रद्द होता है तो उसके बाद भी आत्ममंथन की जरूरत थी, और जैसा कि हुआ भी, कि वो क्या मुख्य वजहें क्या थी कि चुनाव को रद्द करना पड़ा? सर, वैसे तो हमारे इंटरनल जो वकीलों का मसला है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे पैसे कमाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और कुछ लोग, आई एम एक्स प्रेसिडेंट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा कैसे वकील भाइयों का कल्याण हो सकता है। जैसे सपोज इलेक्शन हमेशा बायोमेट्रिक होने चाहिए, क्योंकि उसमें फोर्जरी हो ही नहीं सकती। आप अंगूठा लगाएं, आपका सिग्नल स्विच में आ जाएंगे, अगर आपके मिलते हैं तो आपको वोट कास्ट करने का राइट होगा, नहीं तो नहीं है। अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अडॉप्ट करें, उसके अंदर भी दे आर प्लेइंग फ्रॉड्स, क्योंकि आई हैव कम टू नो कि सम पीपल्स हैव टेकन सम स्लिप्स फ्रॉम द पोस्ट अपना टाइप अपना डिपार्टमेंट जहाँ से वो टाइप हो रही थी, जहाँ से ब्लॉक छप रहे थे, और उनको लेके मिसयूज़ किया है। जो बुजुर्ग थे, एक मतलब उनसे कहते हैं 1,000 रुपये लो और ये वो हमारे को दे दो पर्ची, वी विल कास्ट आवर वोट। तो दिस नॉट फेयर। इलेक्शन शुड बी फेयर और इन द इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स, क्योंकि कुछ लोगों का मेरा मानना यह है कि 2-3 साल से हमारे यहाँ हमारे वकील भाई बड़े दुखी हैं, क्योंकि कोरोना ने सिस्टम को सारे को ख़राब कर दिया। तो उसमें मेरा मानना यह है कि बार वालों के पास जाएं वो लोग, तो कहते हैं भैया जाके बार काउंसिल से लो, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे भाई, इमीडिएटली यू विल पे द अमाउंट एंड टेक द मनी फ्रॉम द बार काउंसिल। सेकेंडली, हमारे यहाँ वाईफाई सिस्टम नहीं है। आप रेलवे स्टेशन जाओ तो वहाँ फ्री का वाईफाई मिलता है, बट वकीलों के नहीं है। क्यों नहीं है? हम वी आर प्रोफेशनल्स, हमारे पास वो सिस्टम
होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना। सेकेंडली, कुछ लोग कहते हैं जी पार्किंग की प्रॉब्लम है। पार्किंग की प्रॉब्लम सिर्फ 10 मिनट में सॉल्व हो सकती है, मेन गेट से एंट्री हो और बैक साइड से निकल जाए। बट इसके अंदर भी मेरा मानना जो है, हमारा आधार कार्ड है उससे हमारे वकीलों को लिंक किया जाए। उसके अंदर वो जैसे ही पुट करेंगे तो उसके बाद वकील है तो अंदर आए, नहीं तो नहीं है। जो बुजुर्ग हैं, जो परेशान हैं, जो जिनके साथ कोई मतलब उनको कोई फीलिंग नहीं आ रही है, तो उनको तो हमारी ड्यूटी है, सबने बुजुर्ग होना, उनको खुद लेके आए, उनका काम कराएं और उनको पानी पिला के भेजें।